हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम मुगल सम्राट अकबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं के उत्तराधिकारी जो अकबर था, इसी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अकबर का जन्म सन 1542 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर मुगल वंश का शासक था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो अकबर था इसने 1556 से 1605वीं ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो इसमें से वह मुगल शासक था अकबर जो अशिक्षित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जोधा भाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जोधा भाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक था बैरम खां। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं तथा अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था? तो हुमायूं तथा अकबर दोनों की सेवा करने वाला जो महान सेनापति था वह था बैरम खां। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति था? तो अकबर के शासनकाल में जो मीर बख्शी था वह सेनापति था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो विश्वसनीय सेनापति था वह था मानसिंह प्रथम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह अकबर तथा हेमू की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली की लड़ाई को किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 में लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी जो चित्तौड़ थी उस पर 1568 में कब्जा कर लिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तुकारोई का युद्ध जिसे बजोरा के युद्ध या मुगलमार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, तो मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में यह हुआ था? तो जो तुकारोई का युद्ध था यह 1575 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो सन 1576 में जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए?
तो 1576 में मेवाड़ के वह राजपूत शासक थे महाराणा प्रताप, जो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? तो अकबर द्वारा लड़ी गई इनमें से जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वह अन्य लड़ाइयों की तुलना में नवीनतम है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान जो रानी दुर्गावती थी, इन रानी की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, किस राज्य में स्थित है? तो कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो इनमें से जो बीजापुर राज्य है यह अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा काबुल, अवध और लाहौर ये तीनों के तीनों अकबर के साम्राज्य में शामिल थे। आज का अगला प्रश्न, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वह थी हिंदुकुश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को फौजदार के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही आरंभ किया था? तो इनमें से जो अकबर था इसी के द्वारा दीन-ए इलाही आरंभ किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? तो अकबर का वह एकमात्र दरबारी था बीरबल, जिसने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? तो इनमें से वह लेखक था विंसेंट स्मिथ, जिसने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था? तो अकबर अपना जो धार्मिक विचार विमर्श था वह इबादत खाने में करता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इबादत खाना जो एक बैठक थी, इसको किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो इबादत खाना जो एक बैठक थी यह अकबर मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोका दर्शन आरंभ किया गया था? तो वह मुगल शासक था अकबर, जिसके समय में झरोका दर्शन आरंभ किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया? तो मुगलों ने नवरोज का त्योहार पारसियों से लिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो 1579 में जो अकबर था इसी के द्वारा महजरनामा जारी किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास जी थे वह अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस थी वह अकबर के शासनकाल में लिखी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा यानी युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में वह पुस्तक थी महाभारत, जिसका अनुवाद द रज्मनामा के रूप में किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो इसमें से जो राणा अमर सिंह थे यह अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा अबुल फजल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह ये तीनों के तीनों अकबर के नवरत्नों में थे। आज का अगला प्रश्न, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो जो ये टोडरमल थे वह अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का जो वित्त मंत्री था वह था राजा टोडरमल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो मुगल काल की राजस्व प्रणाली थी उसे कहा जाता था जब्त, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता था? तो इसमें से वह भू राजस्व व्यवस्था थी जब्ती प्रणाली, जिसे टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का जो 1/3 अंश था वह राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली से कौन संबंधित था? तो अकबर के प्रशासन के तहत जो दहसाला प्रणाली थी उससे भू राजस्व प्रणाली संबंधित थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के जो लेखक है वह है अबुल फजल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? तो अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दें लिखी गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? तो अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की जो लिखी गई 3 जिल्दें थी उसका शीर्षक था अकबरनामा, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर के दूसरे खंड में किस चीज का विवरण है? तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है वह किससे संबंधित है? तो आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है वह अकबर के प्रशासन से संबंधित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम है अबुल फजल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जैसा कि अबुल फजल अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है गज, इसको किसके समान भागों में विभाजित किया गया था? तो जैसा कि अबुल फजल अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित गज को तस्सुज नामक समान विभागों में विभाजित किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल शेख मुबारक जो सूफी संत थे इनके पुत्र थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? तो अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा जो हुमायूंनामा थी इसको लिपिबद्ध करने का दायित्व गुलबदन बेगम को दिया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? तो बीरबल अकबर की अदालत में एक सलाहकार थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो मध्यकालीन भारत के जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे वह अकबर के दरबार में थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? तो इनमें से जो ग्वालियर है यह तानसेन का जन्म स्थान है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे उनका मूल नाम था रामतनु पांडे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? तो अकबर ने मियां का शीर्षक तानसेन को दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट जो तानसेन थे उनके गुरु थे हरिदास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो इनमें से जो तानसेन थे इन्हीं को हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो जो ये फैजी थे यह अकबर के दरबार में रहते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था? तो मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जो ये जाट और सवार थे यह मनसबदारी प्रणाली से संबंधित थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो इसमें से वह मुगल शासक था अकबर जिसने आगरे का किला बनवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? तो वह संत थे सेम सलीम चिश्ती जिसके सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? तो जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पंचमहल किसमें स्थित है? तो जो ये पंचमहल है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो इनमें से जो अकबर थे इन्होंने ही फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे मुगल सम्राट अकबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।